दोस्तों, इस दुनिया में हम अकेले हैं या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हम सभी कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एलियंस के होने की संभावना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रोमांचक भी है और डरावना भी। लेकिन एलियंस के होने के कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, पर कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं जो कि आपको उनकी हकीकत पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्किन वॉकर रेंज के नाम से जानी जाने वाली खौफनाक घटनाएं। तो भाई दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं अब तक के सबसे विश्वसनीय एलियन एनकाउंटर्स के बारे में। स्किन वॉकर रेंज दोस्तों, पूर्वी यूटा में यूटा बेसिन को समय के साथ अमेरिका में लगातार सबसे डरावने हॉटस्पॉट के रूप में से एक के रूप में जाना जाने लगा। आकाश में दिखाई देने वाली अजीबोगरीब रोशनी के साथ साथ अजीबोगरीब मानव आकृतियां भी इस इलाके में अक्सर देखी गई हैं। लेकिन इस जियोग्राफिकल एरिया में मौजूद सभी जगहों में से किसी एक की भी रेपुटेशन स्किन वॉकर रेंज की जैसी नहीं है। ये रेंज सॉल्ट लेक सिटी से लगभग 100 मील पूर्व में मौजूद है। स्किन वॉकर रेंज का नाम एक पुराने अभिशाप के नाम पर रखा गया था, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे दो मूल अमेरिकी जनजातियों नावहो और जमीन को लेकर हुए एक विवाद के दौरान रखा गया था। एक लेजेंड के हिसाब से नावहो स्किन वॉकर और चुड़ैलों को बुलाते थे, जो कि खुद को जानवरों के रूप में छुपा लेते थे और अपने दुश्मनों और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाते थे। सदियां बीत जाने के बाद और उन आदिवासियों के वहां से चले जाने के बाद केनेथ और एडिथ मायर्स ने 20वीं शताब्दी के अंत में स्किन वॉकर रेंज को खरीदा था। वो दोनों ज्यादातर समय अपने आप में ही रहते थे और लोगों को रेंज पर होने वाली किसी भी अजीब चीज के बारे में कभी नहीं बताते थे। 1994 में चीजों ने तब एक अजीब और भयानक मोड़ ले लिया जब शर्मन परिवार ने इसे उनसे खरीदा। टेरी और ग्वेन शर्मन अपने दो बच्चों के साथ स्किन वॉकर रेंज चले गए। उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें एक परफेक्ट घर मिल गया है, खास करके इसलिए क्योंकि फार्म हाउस बहुत ऊंचाई पर मौजूद था, जो हरे भरे खेतों, घने जंगलों और दक्षिण में बहती नदी से घिरा हुआ था। टेरी एक कैटल ब्रीडर था और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इतनी जगह वो पाकर खुश था, और ग्वेन अपने बच्चों के साथ उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। पूरी जगह बहुत ही शांत लग रही थी, जब तक कि शर्मन को करीब से उसे देखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने देखा कि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह दरवाजे और खिड़कियों को सुरक्षित रखने वाले बहुत सारे डेड बोल्ट ताले लगे हुए हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे और पीछे के एंट्रेंस डोर्स पर भी उन्हें भारी मेटल की रिंग से जुड़ी भारी भरकम चेनें भी मिली, जो दीवारों में लगी हुई थीं। उन्हें जगह जगह बड़े और ताकतवर गार्ड डॉग्स को चेन में बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो सोच रहे थे कि ऐसे कौन से जानवर होंगे जिनसे बचने के लिए उन्हें इतनी मजबूत सुरक्षा की जरूरत पड़ी होगी। टेरी और ग्वेन ने सोचा कि एडिथ मायर्स, जो अपने पति केनेथ के मरने के बाद अकेली रहती थी, थोड़ी डरी हुई होगी। लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि इन सुरक्षा इंतजामों के दूसरे कारण भी हो सकते थे। शर्मन फैमिली के वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद टेरी जब अपने नए घर के सामने एक ट्रक से सामान खाली करवा रहे थे, तो उन्होंने पीछे खेत में एक भेड़िए को देखा। कोई ऐसा वैसा भेड़िया नहीं था। ये जानवर एक साधारण भेड़िए के आकार से कम 3 गुना था और उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था। भेड़िया उनके पास बहुत ही शांति से पहुंचा और वो बहुत ही फ्रेंडली लग रहा था और बिल्कुल भी डरा हुआ या चौंकन्ना नहीं दिखाई दे रहा था। उसने लगभग एक कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाई और यहाँ तक कि टेरी को अपना सिर भी थपथपाने दिया। एक पल के लिए उसने सोचा कि भेड़िया किसी का पालतू हो सकता है, लेकिन तभी अचानक वो पलट गया और खेत के किनारे घूम रहे एक बछड़े पर हमला कर दिया। टेरी ने तुरंत ट्रक के पिछले हिस्से से अपनी .357 हैंडगन निकाली और भेड़िए पर 3 गोलियां चलाई। लेकिन भेड़िया किसी भी तरह से घायल नहीं हुआ। उसने बछड़े को छोड़ दिया और मुड़कर भाग गया। टेरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी नजदीकी से .357 हैंडगन से चलाई गई 3 गोलियां इसे वहीं ढेर करने के लिए काफी थीं, पर फिर भी वो बिना कोई निशान छोड़े वहां से गायब हो गया। लेकिन वो तो बस एक शुरुआत भर थी। फार्म हाउस के आसपास हुई कई अजीब चीजों के अलावा, जो खास करके ग्वेन को टारगेट करके की गई थी, अगले कुछ हफ्ते काफी शांति से गुजरे। उसने इसके बारे में अपने पति को बहुत दिनों तक नहीं बताया, क्योंकि उसे सचमुच लगा कि वो पागल होती जा रही है। तो सबसे पहले तो ग्वेन जैसे ही खरीदारी करके घर आती, किराने का सामान खोलती, उन्हें रख देती, लेकिन थोड़ी देर बाद लौटने पर उन सभी को अपने बैग में वापस रखा हुआ पाती। इसके अलावा ग्वेन सुबह जब शावर से बाहर निकलती और देखती कि वो तौलिया जो हमेशा ही अपने वो साथ लाती थी गायब हो जाता था। वो समय समय पर घर के किसी न किसी हिस्से में घंटों बाद दिखाई देता था। कुछ समय के लिए चीजें इसी तरह से चलती रही और ग्वेन अपनी याददाश्त को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, जब तक एक शाम टेरी घर नहीं आए और जानना चाहा कि उनके फेंस पोस्ट डिगिंग टूल को कौन ले गया था। वो खेत के एक फेंस की मरम्मत के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था और मुश्किल से थोड़ी देर के लिए वहां से दूर हुआ था। जब वो वहां से गायब हुआ, उन्होंने हर जगह उसकी तलाशी की, लेकिन कुछ हफ्ते बाद वो खेत के दूसरी तरफ एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। इस समय तक शर्मन फैमिली को लगने लगा था कि घर में कुछ गड़बड़ है, खास करके एक हफ्ते पहले की रात
जब उनका एक भतीजा उनसे मिलने आया था और वो उसे खेत दिखा रहे थे और उन्होंने पास के एक खेत में कुछ अजीब सी चमकती हुई चीजें देखी। ये सोचकर कि वो शिकारी हो सकते हैं, टेरी और लड़के उस रोशनी के पास पहुंचे, लेकिन जब वो खेत में पहुंचे तो वो रोशनी जमीन से उठ गई और बिना आवाज किए पेड़ों में गायब हो गई। ऑटम शुरू होने तक वो रोशनी दिखना एक आम बात हो गई थी, खास करके जब टेरी ने अपनी प्राइज विनिंग एंगस गायों को खेत में लाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी मामलों ने एक बदतर मोड़ ले लिया। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत हुई, खेत पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके थे और टेरी ने हर समय खुद को आवारा मवेशियों से घिरा हुआ पाया। एक शाम जब वो एक गाय की तलाश में निकला जो लगभग एक दिन से लापता थी, तब उसने बर्फ में कुछ नए पैरों के निशान देखे। उसने 20 गज तक जंगल में उन पैरों के निशानों का पीछा किया, जब तक कि वो एक बहुत बड़ी सी खुली जगह तक नहीं पहुंच गया। पैरों के निशान खुली जगह में चलते चलते अचानक से दिखना बंद हो गए। गाय कहीं नहीं दिखाई दे रही थी और लौटने के कोई निशान भी नहीं दिख रहे थे, मानो वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गई हो। टेरी ने थोड़ी देर और ढूंढा, लेकिन वो भी भारी मन से लौटकर वापस आ गया और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी और क्या होना बाकी था। सर्दियों के दौरान टेरी की कीमती गायों में से 4 और गायें इसी तरह से गायब हो गईं। टेरी ने चोरों या किसी भी शिकारी जानवर को पकड़ने की कोशिश में खेत में छुपने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो भी उन्हें ले जा रहा था वो हमेशा उससे 2 कदम आगे था। जब स्प्रिंग सीजन आया तो और भी गायें गायब होने लग गईं। वो अचानक फिर से प्रकट होने लगीं, कभी कभी बिना किसी कारण के मरी हुई और कभी कभी अजीब तरह के घाव के निशान के साथ। टेरी ने इन मौतों को ज्यादा बारीकी से जांचना शुरू किया और जल्द ही महसूस किया कि कई मरी हुई गायों को एक ही जैसी चोट लगी थी। उनकी एक आंख में एक अजीब सा छेद था। इतना ही नहीं, सभी गायों के ऊपर मेडिकल का इस्तेमाल किया गया था। टेरी ने बताया कि जैसे कि उनके घावों को डिसइंफेक्ट किया गया हो। ये सब पहले से ही बहुत अजीब था और वो तो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। टेरी ने एक सुबह अपने खेतों में बड़े बड़े फसल के घेरों को बना हुआ देखा, जिसमें आसपास कहीं भी घास या गंदगी का ढेर नहीं था जो किसी भी शरारती तत्व के अंदर आने या बाहर निकलने का इशारा देते हों। ग्वेन ने दावा किया कि वो एक और बार फिर से उस राक्षस भेड़िए का सामना कर चुकी है जिसे उसने पहले रांच में स्थित अपने घर पर देखा था। उसने उसे एक रात सड़क के बीच में देखा था, जहां वो भागने से पहले उसकी कार के हुड पर चढ़ गया था। इसके अलावा ग्वेन ने पेड़ों के ऊपर और जमीन पर दोनों तरफ से निकलने वाली अजीब नारंगी रोशनी को देखा था। ये रोशनी उस रोशनी से अलग थी जो टेरी को अक्सर दिखाई देती थी, क्योंकि वो बड़ी, चमकीली और पूरी तरह से स्थिर थी। दूर की गाड़ियों की रोशनी के रिफ्लेक्शन सहित कई दूसरे कारणों को एलिमिनेट कर दिया गया था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये जगह इतनी सुनसान थी कि किसी गाड़ी के वहां पर होने का कोई चांस ही नहीं था। जब उन्होंने इस रोशनी से निकलने वाली और आसपास के खेतों में गायब होने वाली अंधेरी रहस्यमय चीजों को नोटिस करना शुरू किया, तो शर्मन फैमिली ने इन चीजों को इस दुनिया का होने से पूरी तरह से मानने के लिए इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने इस रोशनी को पोर्टल्स मानना शुरू कर दिया और टेरी और ग्वेन ने बाद में डिस्क जैसी शेप की चीजों को पेड़ों के ऊपर से आते हुए और बाहर निकलते हुए देखा। रात में खेतों में उड़ने वाली रोशनी या हल्की नीली बॉल्स वाली घटनाएं सबसे ज्यादा बार होती थी। टेनिस बॉल्स के साइज जितनी चमकती हुई ये चीजें गायों के सामने जाने से पहले उनके चेहरों पर मंडराकर उन्हें परेशान करती थी। कुछ समय के लिए चीजें शांतपूर्ण लग रही थी, जब तक कि शर्मन के 3 कुत्तों ने उनमें से एक का पीछा नहीं किया। वो गुर्राते और भौंकते हुए जंगल की तरफ उनका पीछा करते हुए चले गए। कुछ ही देर में टेरी ने 3 चीखें सुनी। उसके बाद सन्नाटा छा गया। वो कुत्तों की तलाश में जंगल की तरफ भागा, लेकिन उसने वहां जो देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। जमीन पर 3 झुलसे हुए घेरे थे, जिनमें से हर एक के बीच में बालों वाली चिकनी मांस के रंग की गंदगी की एक गांठ थी। उन कुत्तों को फिर कभी नहीं देखा गया। अपने नुकसान से दुखी होकर शर्मन परिवार ने फैसला किया कि बस अब बहुत हो चुका है। टेरी और ग्वेन ने रेंज को बेचने और जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन वो अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकले थे। फार्म हाउस में अपनी आखिरी रात को शर्मन ने अपना आखिरी सामान पैक किया और सोने चले गए। अगली सुबह जब टेरी और ग्वेन जागे तो वो चौंक गए। उन्होंने अपने दाहिने अंगूठे पर एक स्कूप का निशान देखा, जैसे कि उनकी स्किन का एक नमूना निकाला गया हो। इससे भी ज्यादा डरावना ये था कि उनकी स्किन में से हल्की सी और अजीब से डिसइंफेक्ट जैसी स्मेल आ रही थी, जो उनकी मरी हुई गायों के आसपास से आने वाली स्मेल जैसी थी। सोते समय जो कुछ भी हुआ हो, वो उसे फिर से कभी नहीं होने देना चाहते थे। शर्मन परिवार ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रेंज छोड़कर चले गए। टेरी पहले अपनी इस कहानी को पहले लोकल मीडिया में लेकर गए। टेरी और रेंज की कहानी ने वेगास के करोड़पति और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट विगेलो का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, जिन्होंने फिर उस रेंज को खरीद लिया। विगेलो जानना चाहते थे कि रेंज में क्या चल रहा था। उन्होंने खेत में भूतिया घटनाओं पर रिसर्च करने के मकसद से एक लिव इन साइंटिफिक टीम को इकट्ठा किया। इसके अलावा रॉबर्ट ने टेरी को रेंज पर एक फोरमैन के रूप में काम करने पर रखा और हैरानी की बात यह है कि टेरी ने हाँ कह दिया। बाद में खेत को घेर लिया गया और बंद कर दिया गया था और लोगों को उस जगह से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए चारों तरफ पोस्टर लगा दिए गए। शर्मन ने भूतिया दावों को जानने के लिए रॉबर्ट ने 24 घंटे रेंज की निगरानी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस की स्थापना की। लगातार महीनों की निगरानी के बाद हंट फॉर द
स्किनवॉकर साइंस कॉन्फ्रेंस द अनएक्सप्लेन्ड एट अ रिमोट रेंच इन यूटा नाम की किताब पब्लिश हुई, जिसमें कई रिसर्चर्स ने दावा किया कि उन्होंने शर्मन द्वारा दावा की गई घटनाओं को महसूस किया है। तो क्या वे सबूत इकट्ठा कर पाए? नहीं, पूरी तरह से नहीं। विज्ञानियों की टीम ने रिसर्च करते समय कुछ अनगिनत तकनीकी खराबियों के बारे में बताया, यहाँ तक कि उनके कुछ उपकरणों को भी अजीब तरह से खराब कर दिया गया था और तोड़ दिया गया था। उन्होंने अभी तक पब्लिक के साथ इकट्ठा किए गए फोटो के सबूत का खुलासा नहीं किया है, इसलिए इसे साबित करने का बोझ अभी भी एक सपना बना हुआ है। बहुत से लोग अभी भी स्किनवॉकर के अभिशाप में विश्वास रखते हैं, जो माना जाता है कि इस इलाके को सालों पहले दिया गया था, इसलिए वो इन घटनाओं का दोष शेप शिफ्टिंग क्रीचर्स को देते हैं। कुछ दूसरे लोग इस घटना को रहस्यमय जीवों से जोड़ते हैं, जिनकी मौजूदगी इस इलाके के अजीब जियोलॉजिकल लेआउट के कारण होती है। इस बीच एक ज्यादा सॉलिड थ्योरी का दावा है कि ये अजीब घटनाएं मास डिल्यूशन से हो सकती हैं। ये एक तरह की कल्पना शक्ति है जिसमें लोग खुद को कन्विंस करते हैं कि वो वही देख रहे हैं जो वो देखने की उम्मीद करते हैं, जबकि गायों की मौत के लिए किसी तरह की बीमारी या झुंड में फैले इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस बीच उन रहस्यमय मवेशियों के गायब होने का कारण शिकारी जानवर या हंटर हो सकते हैं, जो उस प्रीमियम बीफ को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बेशक कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं, लेकिन स्किनवॉकर रेंज अगर और कुछ नहीं है तो एक रहस्य की जगह बनी हुई है, जिसकी वजह साइंस या कुछ और भी हो सकता है। सवाल एक ही है, क्या आप वहां जाएंगे? हाँ के लिए उस लाइक बटन को स्मैश कीजिए और ना के लिए हिट को सब्सक्राइब कीजिए। हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एलियन एनकाउंटर्स की कुछ अजीब कहानियों की तरफ। हॉपकिंस विले की दहशत। दोस्तों, संडे 21 अगस्त 1955 को बिली रिटेलर और उनकी पत्नी केंटकी के हॉपकिंस विले में अपने पुराने दोस्त सटन के फार्म पर जा रहे थे। शाम करीब 7 बजे बिली बैकयार्ड में बने एक कुएं से पानी ला रहा था। तभी उसने आसमान में एक गोल चमकती हुई चीज देखी। ये घर के ऊपर से गुजरी और हवा में रुक गई और दूसरी जमीन पर गिर गई। बिली अपनी कहानी सुनाने के लिए फार्म हाउस की तरफ भागा, लेकिन अंदर किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। 1 घंटे बाद रात के खाने के बीच में सटन के कुत्तों में से एक ने बाहर लगातार भौंकना शुरू कर दिया। बिली और सटन का सबसे बड़ा बेटा लकी पिछले दरवाजे पर गए, जहां उन्होंने एक अजीब चमकीली चीज देखी, जिसके बीच में उन्होंने एक छोटा इंसान जैसा प्राणी देखा। यह क्रीचर लगभग 3.5 फीट लंबा था। इसका सर बहुत बड़ा था, कान नुकीले थे और हाथ जमीन पर लटके हुए थे और उसकी स्किन ब्राउनिश ग्रीन थी, जो कि मेटल की तरह चमक रही थी। डरते हुए उन्होंने एक 20 गेज की शॉटगन निकाल ली और उस पर फायर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये छोटा सा प्राणी गोली के रास्ते से हट गया, ऊपर चढ़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। वो दोनों अभी भी डरे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक खिड़की के किनारे ऐसे ही कई क्रीचर्स दिखाई दे रहे हैं। बाहर एक और गोली चलाने के बाद भी ये गायब हो गए। इस समय शोर को सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया था और असली पागलपन तो तब शुरू हुआ। उनमें से एक लेडी चिल्लाई और पीछे के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहाँ एक और वैसा ही क्रीचर धीरे धीरे आ रहा था। बिली ने उसे नहीं देखा और बाहर कदम रखा और जैसे ही वो छोटी आगे निकलती हुई छत के नीचे खड़ा हुआ, उसके पीछे मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उसके बालों को पकड़ने के लिए एक पंजे जैसा हाथ उसकी तरफ पहुंच रहा है। लकी ने एक और गोली चलाई और बिली को लगभग घायल कर दिया और जल्दी से दरवाजा बंद करके वो लोग अगले 3 घंटे तक डाइनिंग रूम में छुप कर बैठे रहे। रात 11 बजे जब आसमान साफ दिख रहा था तो वो सभी 11 लोग हॉपकिंस विले पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां अधिकारी उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें इस घटना को सपोर्ट करने के लिए लकी की बंदूक से निकली गोलियों के शेल के अलावा और कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्हें शराब पीने या नशीली दवाओं का भी कोई सबूत नहीं मिला, जिस वजह से 11 अलग अलग लोगों को एक ही चीज दिखाई दे। यार, इससे तो ये और भी अजीब बन गया। तो आखिर चल क्या रहा था? इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्केप्टिकल इंक्वायरी के एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट जो निकिल ने 2006 में एक पुराने पुलिस रिकॉर्ड की जांच की और कुछ दिलचस्प सुझाव दिए। बिली का पहला एलियन एक्सपीरियंस उस इलाके में गिरे एक छोटे उल्कापिंड की रिपोर्ट से मैच करता था, जो उस पहलू को जस्टिफाई करता था। और रही बात उन छोटे इंसान जैसे दिखने वाले प्राणियों की, तो उन्होंने कई ऐसे एलियन एनकाउंटर्स की कहानी बताई जिनमें अक्सर उल्लू का रेफरेंस दिया जाता था, खास करके बड़े सींग वाले उल्लू, जिनके बड़े पंखों को आसानी से अंधेरे में हाथों के रूप में समझा जा सकता है और जिनके कान छोटे आदमियों के जैसे होते हैं। जो ने कहा कि उल्लू के पंखों में मेटल जैसी चमक इसलिए होती थी क्योंकि वो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। बड़े सींग वाले उल्लू रात के बाद सक्रिय होने और अपने घोंसलों की रक्षा करते समय बहुत उग्र होने के लिए माने जाते हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि सटन फार्म पर अजीब घटनाओं के लिए उल्लू को एक सही जवाब नहीं माना जा सकता। भाई, सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन कहानी बड़ी मजेदार थी। फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर। 12 सितंबर 1952 को शाम 7:15 बजे 2 भाइयों एड और फ्रेडी मे ने
वेस्ट वर्जीनिया के अपने शांत छोटे शहर फ्लैटवुड्स के ऊपर एक चमकीली लाल लाइट को गुजरते हुए देखा। लड़कों ने पास के एक छोटे से पहाड़ तक उस लाइट का पीछा किया जहां वो उन्हें जमीन से टकराती हुई दिखाई दी। दोनों भाई अपनी मां को लेने के लिए घर पहुंचे और वो तीनों उस एक्सीडेंट साइट को देखने के लिए उस पहाड़ पर चढ़ गए। 17 साल के नेशनल गार्ड के मेंबर जीन लेमन सहित कुछ और लड़के भी वहां उसे देखने पहुंचे। जीन आगे बढ़े और ग्रुप के साथ वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। पहली चीज जो उन्होंने महसूस की वो सल्फर जैसी बदबू थी और जल्दी ही उस ग्रुप को कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वो चमकदार लाल लाइट जो लड़कों ने पहले देखी थी अब कोहरे के बीच से चमक रही थी। फिर उन्होंने इसे देखा। पेड़ों के बीच उन्होंने एक 10 फीट लंबे मॉन्स्टर को देखा जिसका शरीर मेटल जैसा था, उंगलियां लंबी थी और आंखें लाल और चमकदार थीं। वो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। जीन चिल्लाया और पीछे की तरफ गिर गया, लेकिन उन लड़कों में से एक ने उसे ऊपर खींच लिया और वो सब डरते हुए भागकर पहाड़ों से नीचे आ गए। इसके तुरंत बाद एक लोकल पुलिस अफसर को जो उस इलाके में हुई एक विमान दुर्घटना की जांच कर रहा था उसको घटना स्थल पर बुलाया गया, लेकिन पहाड़ की चोटी की जांच करते हुए उसने ना कुछ सुना, ना देखा, ना सूंघा। लेकिन इसने मीडिया को इस कहानी को कवर करने से नहीं रोका और ये बात अमेरिका की जंगल में आग की तरह फैल गई। असल में 1952 में अमेरिकन लोगों की एलियंस की कहानियों के बारे में जानने की इच्छा इस पूरे एपिसोड का कारण रही होगी। 1952 के दशक में अमेरिका के ज्यादातर लोग हाल ही में किए गए परमाणु बम के आविष्कार की नई खोज की खतरनाक शक्ति से डरे हुए थे। सोवियत यूनियन ने सिर्फ 3 साल पहले ही एक परमाणु बम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और अमेरिका की वायुसेना लगातार इन बमों के लिए आकाश की निगरानी कर रही थी। आसमान पर छाया ये खतरा पब्लिक के मन पर भारी पड़ रहा था। इतिहासकारों ने दावा किया कि इसने उस समय लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने उसी तरह की काल्पनिक कल्पनाशील या दूसरी कहानियां गढ़ना शुरू कर दी जिसमें उसी तरह का डर शामिल था। कुछ लोगों का दावा है कि यूएफओ और एलियन हमले का डर असल में एक छिपा हुआ परमाणु बम का पागलों जैसा डर है। ये अंदरूनी तौर पर दरअसल एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है लेकिन अनजान दुश्मनों को लगातार बना हुआ डर है। फैक्ट ये है कि लाइफ मैगजीन जो उस समय की सबसे फेमस नेशनल मैगजीन थी, कुछ महीने पहले ही उड़न तशरीयों के बारे में एक कहानी छापी गई। उसमें यह संभव है कि फ्लैटवुड्स के लोग प्राकृतिक घटनाओं को एक बहुत ही खास नजरिए से देख रहे थे या यूं कहें कि एलियन के नजरिए से देख रहे थे और ऐसा ही हुआ जब बाद में की गई रिसर्च ने इस थ्योरी को साबित किया। 2000 में मामले की जांच करने के बाद पैरानॉर्मल मिथबस्टर जो निकेल, जिन्होंने हॉपकिंस विले मामले की जांच भी की थी, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन दोनों भाइयों ने जो तेज रोशनी देखी थी वो ऊपर से गुजर रहे एक प्लेन की पल्सेटिंग लाइट हो सकती है। एक उल्का पिंड की ये देखते हुए कि उस रात को एक उल्का पिंड को एक इलाके से गुजरते हुए देखा गया था। ये क्रैश नहीं हुआ था जैसा कि लड़कों ने देखा था, लेकिन शायद पहाड़ के नीचे जिस जगह पर वो खड़े थे उन्हें वहां से वैसा ही दिखाई दिया। और फ्लैटवुड्स वाले उस मॉन्स्टर के लिए तो आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि निकेल ने क्या निष्कर्ष निकाला होगा। एक और उल्लू जो के हिसाब से चश्मदीदों की नजर न सिर्फ आसपास की धुंध से बल्कि उनके डर की बढ़ी हुई स्थिति से भी प्रभावित हुई थी, जिससे उन्हें उल्लू के पंजे, पंख और आंखें उससे बड़ी और चमकीली चीज दिखाई दे रही थी जितनी वो असल में थी। लेकिन क्या आप इस काल्पनिक खुलासे पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि फ्लैटवुड्स के लोगों ने उस रात पहाड़ पर किसी दूसरी दुनिया से वास्तव में कुछ देखा था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वामिंस्टर में होने वाली चीजें। दोस्तों, क्रिसमस के दिन 1964 को सुबह 1:25 पर इंग्लैंड के वामिंस्टर की रहने वाली मिल्ड्रेड हेड अपनी छत से किसी चीज के खुरचने की होने वाली अजीब सी आवाज को सुनकर जाग गई। शुरू में ये टाइलों पर टहनियों को ब्रश करने की आवाज जैसी लग रही थी, लेकिन फिर ये आवाज और तेज होती गई और बड़े बड़े ओलों की आवाज की तरह गूंजने लगी। मिल्ड्रेड कंफ्यूज हो गई और खिड़की से बाहर देखने के लिए बिस्तर से उठ गई, लेकिन बाहर बारिश भी नहीं हो रही थी। अचानक उसने एक और शोर सुना। पहले तो ये शोर एक इलेक्ट्रॉनिक हमिंग के रूप में जोर से शुरू हुआ और फिर पूरी तरह से बंद होने से पहले बहुत कम हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस रात के किस्से खत्म हो गए। कुछ घंटों बाद मुख्य ब्लॉक की चिमनी के ढेर को छत से फेंके जाने और कैंप के चारों तरफ फेंके जाने की आवाज से पड़ोस के नुक्कड़ पर मौजूद आर्मी बेस कैंप के सैनिक जाग गए। जब सैनिक बाहर इसे देखने के लिए जमा हुए तो उन्होंने देखा कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। वो एरिया एकदम बेदाग था। इसके अलावा लगभग 6:30 बजे वार्मस्टर में रहने वाले रोजर रंप और उनकी पत्नी एक तेज आवाज सुनकर जाग गए। इस बार ऐसा लग रहा था कि उनकी छत की टाइलें हटाई जा रही थीं और फिर उन्हें एक तेज आवाज के साथ वापस रखा जा रहा था। कुल मिलाकर वार्मस्टर इलाके में 30 से ज्यादा लोगों ने क्रिसमस की सुबह जोर जोर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी।
और आज तक भी कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। शहर में अजीबोगरीब चीजें होती रहीं। जो स्टोनहेंज जो सिर्फ 15 मील की दूरी पर मौजूद है, अगले साल फरवरी में कबूतरों का एक पूरा झुंड अचानक मर गया वहां पर। और अगले महीने 3 और परिवारों ने सुबह सुबह उनकी छतों को हिलते हुए सुना। जून में वाम्स्टर के लोगों ने उन रहस्यमय चीजों के बारे में बताना शुरू किया जिन्हें उन्होंने आकाश में उड़ते हुए देखा था। हर कोई इन चीजों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रहा था, जिसमें से एक ने उसे सिगार के शेप का और चमचमाती रोशनी से ढका हुआ बताया, और दूसरा वो ये दावा कर रहा था कि ये नीचे की तरफ लटके हुए एक रेड हॉट फायर पोकर जैसा दिखाई दे रहा था। बहुत जल्द इन अजीब और अनोखी घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। वाम्स्टर में दिखने वाली रहस्यमय चीजों की एक झलक पाने की उम्मीद में लोग वहां जमा होने लगे। उनको वो किसी भी रूप में देखने की इच्छा थी। लंबे समय से वाम्स्टर में रहने वाले गॉर्डन फॉकनर ने 1965 के अंत में वाम्स्टर में एक आसमान में एक कथित यूएफओ की तस्वीर खींची थी, लेकिन ये एक खराब जैक्सन पोलक पेंटिंग की तरह ज्यादा लग रही थी। इसके बावजूद कथित यूएफओ की यह तस्वीर बेहद लोकप्रिय हो गई और लाल लाइट की तैरती गेंदों से लेकर भयानक भिनभिनाने वाली अजीब अजीब आवाजें और घटनाएं जो फर्श और बिस्तर को हिला देती हैं, आने वाले सालों में अक्सर होती रहीं। रहस्यमय घटनाओं में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती रही, खास करके जब 1967 में वाम्स्टर के पश्चिम में एक शहर क्लीवेडन पर एक उड़न तश्तरी देखी गई। इस बार ये तश्तरी ऊपर से नहीं गुजरी, ये जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद देखी गई। ये एक लोकल इंजीनियर रेग विलार्ड को एक छोटी आवाज करती हुई मेटल जैसी चीज की जांच करने के लिए बुलाया गया था। एक छोटे लड़के ने इसे एक खेत में देखा था। उसने उस रहस्यमय चीज को तोड़ दिया और उसने जो अंदर देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। एक एलियन तकनीक के बजाय प्लास्टिक के इस उड़न तश्तरी के अंदर 2 बड़ी बैटरी, एक ट्रांसमीटर और एक लाउड स्पीकर था। पता चला कि गिरी हुई तश्तरी रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट के अप्रेंटिस क्रिस साउथहॉल और टोनी बेडिंगफील्ड द्वारा की गई एक शरारत थी। 2 आदमियों ने कुछ हंसी बटोरने की उम्मीद में इस डिवाइस में हेराफेरी की थी, ताकि ये तब तक बजती रहे जब तक कि इसे पास से गुजरने वाला कोई बंदा ना देख ले। वाम्स्टर में होने वाली इन घटनाओं की सच्चाई को कलंकित करने वाले इस मजाक को छोड़कर 1970 के दशक की शुरुआत में वाम्स्टर में होने वाली अजीब चीजों की घटनाएं कम होने लगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर की तरह ये घटना सिर्फ उस समय की बात थी, लेकिन कई लोगों के लिए यह तर्क इतने सारे लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली अजीब आवाजों और जगहों को नकारने के लिए काफी नहीं है। और आज वाम्स्टर को अभी भी कुछ लोगों द्वारा यूके की यूएफओ की राजधानी के रूप में माना जाता है, जो कुछ भी इसके लिए जिम्मेदार था, चाहे वो मामूली भूकंप हो, कोई लोकल शरारत करने वाला हो या वास्तव में कुछ और ही हो। एक बात है कि इस बार उल्लू पर दोष मढ़ना थोड़ा मुश्किल है भाई। क्या आपने इस वीडियो में दिखाई जाने वाली किसी भी अजीब चीज का सामना किया है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।